हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, आप जो भी कहो। ओके। आप जब भी लेक्चर देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको विशिंग यू। ओके। चलो देन, आज लाइव लेक्चर सॉरी लाइव मीटिंग हुई पेरेंट्स के साथ। बहुत सारे पॉइंट, अच्छे पॉइंट के ऊपर भी डिस्कशन हुआ और आपकी बहुत सारी बातें जो हमें पता थी वो आपके पेरेंट्स के सामने भी बाहर निकल के आई। ओके। तो एक तरीके से आपको वार्निंग भी है और एक तरीके से आपके लिए चांस भी है कि किसी ने आपको गाइड किया ऐसे टाइम पे। देखो, हमें नहीं चांस मिला था या फिर हमें कोई ऐसे गाइडेंस नहीं मिले थे। अगर हमें मिल जाए तो मैं अपनी बात करूँ, पक्का मैं इसरो में काम कर रहा होता, क्योंकि कोई गाइडेंस ही नहीं था। जब मन करे तब पढ़ने का, पूरे दिन सोते रहने का, मोबाइल में लगे रहने का, वो सारी, हमें कोई फोर्स नहीं था। तो हमने भी बहुत सारी गलतियां करी थी। बट आपको गाइडेंस मिल रहा है, कुछ अच्छा कर जाओ। मेरे में भी बहुत अच्छा टैलेंट था, मेरे में भी बहुत बहुत ज़्यादा स्कोप था, मैं खुद की बात कर रहा हूँ। बट हमें ऑलवेज किसी ना किसी का गाइडेंस चाहिए आगे आगे निकलने के लिए और खुद के सेल्फ कंट्रोल के लिए। तो ये जो मिल रहा है ये एक बहुत ही गोल्डन चीज़ है। इसकी वैल्यू समझो और आगे जाओ। होप्सो कि ये सब करो। और हम, मेरे लिए एक और प्रॉब्लम है, मैंने जो डिस्कस भी नहीं किया, मैडम को बता के रखा था बट उन्होंने भी शायद मिस कर दिया। वो है कि आप लोग जो नोट्स सेंड करते हो ना, या थियोरी की नोट्स हो या फिर JEE नीट की किसी की भी नोट्स हो, अगर आप नोट्स के अंदर थियोरिटिकल पोर्शन सेंड करते हो या फिर कैलकुलेशन भी सेंड करते हो तो आप कॉपी कर रहे हो। देखो, जिसने सबसे पहले भेज दिया या फिर आगे के 3-4 स्टूडेंट के नोट्स देखो, उसके बाद जिसके भी नोट्स आ रहे हैं ना, ऊपर वाले से कॉपी ही होते हैं। बहुत सारे नोट्स, सब लोग ऐसा कर रहे हैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट है जो अभी भी ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो यार, पहले तो सुधर जाओ, ये सब करना बंद कर दो। एंड द सेकेंड थिंग वॉज, उनके मार्क्स आएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। देखो, कॉपी पेस्ट, कॉपी करने वाले को क्या कहते हैं? बंदर कहते हैं, समझ जाओ आप। तो आप सोचो कि आप ह्यूमन से बंदर, बंदर में से ह्यूमन बन गए और फिर से रिटर्न जाना है या फिर आगे जाना है, आप सोचो। कॉपी करने की मशीन को जेरोक्स मशीन कहते हैं, तो क्या आपको वो बनना है? तो सोच लो, खुद का होना चाहिए, खुद का होना चाहिए, बार बार मैं बता रहा हूँ। ओके। तो ये ना हो, इतना अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें तो सब कुछ पता है। याद रखो, आप मेरे पास पहला बैच नहीं हो या फिर मैं पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूँ। हम बहुत सालों से पढ़ रहे हैं, हमें सारी चीजें पता होती है कि स्टूडेंट क्या क्या कर सकते हैं। बट टीचर्स की एक लिमिट होती है या फिर टीचर का भी एक सैचुरेशन पॉइंट होता है जहां तक वो सारी चीजें समझाता है। बाद में अगर स्टूडेंट में ही स्कोप नहीं है, स्टूडेंट में ही डिसिप्लिन नहीं है, स्टूडेंट में ही सेल्फ कंट्रोल और वो सारी चीजें नहीं है, तो फिर रह जाएगी। चलो, तो ज्यादा बात नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। थोड़ा इवनिंग हो गया है क्योंकि दूसरे सारे लेक्चर भी अपलोड कर रहा था। तो अब जो हम आगे का टॉपिक देखने वाले हैं वो सेंटर मैक्सिमा की विथ, जो हमारी मिडल मैक्सिमा है उसकी विथ कितनी होनी चाहिए, वो टॉपिक है। तो देखो, अब से जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, कोई हेडिंग नहीं है। मैं कोई हेडिंग बताऊंगा, मैं कुछ बोलूंगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वाई? बिकॉज यहां से जो आगे टॉपिक है वो कट पोर्शन है आपका, एक्सट्रूडेड पोर्शन है। क्लियर हो रहा है? तो ऐसा नहीं है कि आपको आज का वीडियो अभी से, मैंने जैसे बताया कि अब कट पोर्शन है तो नहीं देखो निकल जाओ, ऐसा मत, गलती मत कर देना, गलती से भी ये गलती मत कर देना। क्यों? क्योंकि JEE नीट के लिए ये पोर्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस वैल्यू रखता है। एंड वहां पे आपकी थियरी ही वीक होती है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जो भी क्वेश्चन होता है ना, JEE नीट का कोई भी क्वेश्चन ले लो, उसके अंदर 70% कैलकुलेशन एंड 30% थियरी पोर्शन होता है। यानी कि 30% फिजिक्स होता है और 70% तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, फिजिक्स की पर्टिकुलरली बात करें तो वो 30% अच्छे से आपको नहीं समझ में आएगा। उस वजह से वो 70 में से भी कुछ कम हो जाएगा और आपको एग्जैक्टली वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अगर आपका फिजिक्स प्रॉपर क्लियर है तो मैथमेटिकल स्टेप तो कुछ भी कहीं से भी करके आप सॉल्व कर लोगे। बट फिजिक्स क्लियर नहीं होता है, उसलिए चाहिए कि थियरी पोर्शन आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे और भी ज्यादा अटेंशन देना है। क्यों? क्योंकि अब आपका माइंड बोलेगा कि जरूरी नहीं है और आपको पता है कि इंपॉर्टेंस है उसकी, तो आपको और भी ज्यादा हार्डवर्क करना होगा। यहाँ पे होगा सेल्फ कंट्रोल। देखते रहना। चलो, तो मेरे पास दो सोर्सेस है, S1 एंड S2। ध्यान से देखना। सेंट्रल मैक्सिमा की मैं विथ की बात करने वाला हूं। तो मैंने क्या बताया था, कोई एक सेंटर पॉइंट P है, ये मेरा सेंटर पॉइंट P। नाउ इफ डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन के अंदर इफ डिफ्रैक्शन इज अकर, देन मेरी सेंट्रल मैक्सिमा सबसे ज्यादा वाइड होगी, मैंने बताया था। उसके बाद क्या होगी? फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा। देन उसके बाद क्या होगी? फर्स्ट मैक्सिमा। उसके बाद क्या होगा? सेकंड मिनिमा एंड सेकंड। देखो, जहां जहां पे भी मैक्सिमा है इस तरीके से मैं करूंगा, आपको पता चलेगा कि यहाँ पे लाइट है, ये मेरी सेंटर मैक्सिमा है, ये मेरी सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट मिनिमा, देन सेकंड मिनिमा, इस तरीके से चलता रहेगा। ये फर्स्ट मैक्सिमा, देन सेकंड मिनिमा, सेकंड मैक्सिमा, इस तरीके से चलेगा। तो हमें चाहिए ये वाली लेंथ।
यहां से यहां तक की लेंथ क्या है वो फाइंड करना है। तो वो कैसे करेंगे पता है? इस तरीके से। ये पता है यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या है? डी। ये तो पता है ना, स्क्रीन से लेके सोर्स तक का डिस्टेंस को कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। एंड अगर यहां तक का डिस्टेंस या फिर सेंटर मैक्सिमा तक का, सॉरी फर्स्ट मैक्सिमा तक के डिस्टेंस को मैं x1 कहूं, तो ये जो x1 है सेम टू सेम यहाँ पे भी x1 होगा। बोथ दी साइड x1 होगा। नाउ हमें x1 फाइंड करना है। इफ वी वांट टू फाइंड आउट x1 देन हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय 2। 2x1 इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं, फर्स्ट मिनिमा के बीच की लेंथ या फिर फर्स्ट मिनिमा के बीच का डिस्टेंस मेरी सेंटर मैक्सिमा की वाइड हो जाएगी या फिर सेंटर मैक्सिमा की लेंथ हो जाएगी। ये जो मेरी फर्स्ट दो मिनिमा है अबोव में और बॉटम में, उन दोनों के बीच की गैप को ही हम सेंटर मैक्सिमा कहते हैं। क्लियर? आपकी बुक के अंदर शायद ऐसी कोई इमेज इस तरीके से, फिर इस तरीके से, मैं शायद बहुत अच्छी इमेज नहीं ड्रॉ कर पाऊँ। तो देखो ये है मेरी मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा, और ये है मेरी सेंटर मैक्सिमा। तो फर्स्ट मिनिमा के बीच की गैप को ही सेंटर मैक्सिमा की विड्थ कहते हैं। क्लियर? अब तो क्लियर हो रहा है। तो हमें 2x1 फाइंड करना है एंड फर्स्ट मिनिमा फाइंड करना है। x की फॉर्मूला हमारे पास है। चलो मिनिमा और मैक्सिमा की कंडीशन लगते हैं। इफ आई रोट xn इज इक्वल टू n लैम्बडा डी बाई डी, जिसने भी लास्ट वीडियो देखा इसे पता है ये किसकी फॉर्मूला है, मिनिमा या मैक्सिमा की? ये मिनिमा की फॉर्मूला है। एंड xn इज इक्वल टू n प्लस वन हाफ लैम्बडा डी बाई डी। मैंने ये भी बताया था कि जो इंटरफेरेंस से होता है उससे डिफ्रेक्शन उल्टा हो रहा है। तो ये मेरी मिनिमा की कंडीशन है। नाउ मुझे फर्स्ट मिनिमा चाहिए अबोव और बॉटम में। अगर मैं x1 फाइंड करना है, ध्यान से देखना, x1 फाइंड करना है, देन x1 इज इक्वल टू व्हाट? x1 इज इक्वल टू व्हाट? n इज इक्वल टू 1 लेना है, देन 1 इज इक्वल लैम्बडा डी बाई डी। देन सेंटर मैक्सिमा की विड्थ को, विड्थ ऑफ सेंटर और मिड पॉइंट मैक्सिमा इज इक्वल टू 2x1 इज इक्वल टू 2x1, फिगर से पता चल रहा है। देन 2x1 इज इक्वल टू व्हाट? 2 लैम्बडा डी बाई डी, 2 लैम्बडा डी बाई डी। क्लियर हो गया? तो सेंटर मैक्सिमा की विड्थ की फॉर्मूला क्या है? ट्वाइस ऑफ लैम्बडा डी बाई डी। और हमें पता हमने सॉरी वो डिफ्रेक्शन में इंटरफेरेंस में था, इसीलिए यही फिगर याद। चलो एक और पैटर्न दिखाऊं एंगल से, हम एंगल से भी फाइंड कर सकते। देखो तो फिर यहां पे देखना, अगर ये मेरा पॉइंट P है जहां पे मेरी फर्स्ट मिनिमा मिल रही है, थोड़ा अबोव होना चाहिए, थोड़ा अबोव, क्योंकि वो एंगल दिखना चाहिए हमें। इसीलिए चलो इसी इरेज करते हैं। फिर से यही इक्वेशन अगर मैं एंगल पकड़ के चलूं फिर भी आती है कि नहीं आती है? दो पैटर्न है, मैं दोनों पैटर्न दिखा रहा हूं आपको। फिगर सिर्फ फॉर्मूला ही डिराइव नहीं कर रहा है, सारी पैटर्न भी याद रखो। क्यों ये मैं करवा रहा हूं पता है? इससे क्या होता है पता है? आपका बेसिक और भी डिटेल में क्लियर होता है। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, जितनी डिफरेंट टाइप से प्रैक्टिस करोगे, उससे क्या होगा पता है? आपके लिए सब्जेक्ट इजी हो जाएगा। आप ही सोचो ना, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आपको हार्ड लगेगा, सेकंड टाइम रिवीजन करोगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक का अगर 10th टाइम रिवीजन कर लो तो वो कितना भी हार्ड हो आपको कितना इजी लगेगा। वही सारी चीजें यहाँ पे, वही मेन रूल्स है। किसी भी चीज को लर्न करने का एक ही मेन रूल्स है, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। देखते जाओ अब मैं क्या करने वाला हूं। मेरा बेसिक क्लियर है, इसीलिए मैं कितनी भी बार घुमा के कुछ भी ड्रॉ करूं हर बार एक ही आंसर आता है, इसीलिए आपको यही करवा रहा हूं। तो ये दोनों मेरी फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन है। ये मेरी फर्स्ट मिनिमा अबोव में, ये मेरी फर्स्ट मिनिमा बॉटम में, दोनों फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन है। तो इन दोनों के बीच में जो होगी वो होगी मेरी सेंटर मैक्सिमा। क्लियर हो रहा है? ये मेरा पी पॉइंट है। चलो तो इसे भी मैं पी डैश या फिर पी ही कह सकता हूँ। अब क्या करेंगे, हमें एंगल से फाइंड करना है। तो एंगल तो हमारी मेन सेंट्रल लाइन से एंगल क्रिएट होता है। तो देखो अगर मुझे यहां से एंगल देखना है तो ये मेरा एंगल थीटा हो गया, ये मेरा एंगल थीटा हो गया। क्लियर है? तो ध्यान से देखना, ये मेरा एंगल थीटा हो गया। यहां से ड्रॉ करूं तो भी ये मेरा एंगल हॉरिजॉन्टल एंगल थीटा होता है। कहीं से भी ड्रॉ करो मुझे पता हॉरिजॉन्टल एंगल मुझे क्या ड्रॉ करना है, थीटा ही है। अब देखते रहना, ध्यान से देखना। अगर ये थोड़ा क्रॉस हो रहा है, चलो यहां से ड्रॉ करता हूं। ये बॉटम वाला पोर्शन अभी मत देखो, इतना ही देखो। ये वाली लाइन यहाँ पे जा रही है और ये वाली लाइन यहाँ पे जा रही है।
अगर मैं यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ करूं तो ये क्या हो जाएगा, S1 एंड S2 में से निकलने वाली वेव की पाथ डिफरेंस, ये पाथ डिफरेंस हो जाएगी। हम जिसने भी लास्ट लेक्चर देखा हो उसके लिए ये बहुत इजी है। अगर ये लैम्डा है एंड ए, ये तो ए है हमें पता है, दो सॉरी स्प्लिट के बीच की गैप को क्या कहते हैं हम, ए कहते हैं। देन अगर ये लैम्डा है, अगर ये एंगल थीटा है तो हमें पता है ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। नाउ देखते रहना, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को क्या कहेंगे हम, x1, सेंटर मैक्सिमा से फर्स्ट मिनिमा तक के डिस्टेंस को x1, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम लोग, कैपिटल डी, कैपिटल डी। अब देखना मैं कुछ लिखूंगा, यहां पे देखो पहले तो साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, लेमडा बाई, देखो थीटा इज इक्वल टू लेमडा बाई हाइपोटेनियस, लेमडा बाई हाइपोटेनियस, लेमडा बाई, ओके। उसी तरीके से टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा कहां पे देखना पता है, यहां पे ये वाला एंगल देखो, देन टेन थीटा, माई टेन थीटा इज इक्वल टू x1 अपन डी, हाइपोटेनियस नहीं ना, टेन थीटा x1 अपन डी, देन टेन थीटा इज इक्वल टू x1 अपन डी। क्लियर, यहां तक क्लियर। नाउ व्हेन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, देन माय sin थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा इज नियरली इक्वल टू टेन थीटा। देन मैं इन दोनों एंगल को कंपेयर कर सकता हूँ, साइन और टेन होने के बावजूद भी, ऐसा नहीं हुआ कि साइन साइन हो तब भी कंपेयर कर सकता हूँ, साइन टेन है फिर भी, इफ एंगल इज स्मॉल। देन लेमडा बाई ए इज इक्वल टू x1 अपन डी, या फिर x1 अपन डी, अटेंशन रखना मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो x1 अपन डी इज इक्वल टू लेमडा बाई ए। ओ यहाँ पे मैंने ये डी से डिनोट कर दिया था, ये पुरानी बुक वाली इक्वेशन हो गई, ये ए होना चाहिए। हमारी न्यू बुक के अकॉर्डिंग तो ये डिस्टेंस ए है ना, और हमने डिफ्रेक्शन में देखा था ये ए है। जो डी है, डी देखो ध्यान से सुनना है, कब हम इसे डी कह सकते हैं, अगर ये दो पॉइंट सोर्स है और इंटरफेरेंस देख रहे हैं तो इन दोनों के बीच की गैप को हम डी से डिनोट करते हैं। बट अगर ये स्प्लिट है, इन दोनों के बीच में पूरी तरीके से गैप ही है, तो स्प्लिट की गैप को हम ए से डिनोट करते हैं, तो ये ए होना चाहिए। मैंने गलती कर दी थी, वहां पे डी इंटरफेरेंस वाला लिख दिया था। नाउ यहाँ पे भी लेमडा बाई, यहाँ पे तो मैंने करेक्ट लिखा, तो x1 अपन डी इज इक्वल टू लेमडा अपन ए, देन x1 इज इक्वल टू व्हाट, लेमडा कैपिटल डी अपन ए। इफ x1 इज इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी अपन ए, देन 2x1 इज इक्वल टू 2 लेमडा कैपिटल डी अपन ए। तो एंगल से करोगे तब भी वही इक्वेशन आएगी, क्योंकि एंगल से करो या फिर वो आगे हमने जो फिगर से देखा वो वाला, दोनों के अंदर प्रिंसिपल सेम फॉलो हो रहा है, सॉरी प्रिंसिपल सेम फॉलो हो रहा है। इफ प्रिंसिपल इज सेम देन कुछ भी कर लो आंसर तो सेम ही आएगा। क्लियर हो रहा है आपको? चलो, तो ये हो गई बात विथ ऑफ दी सेंट्रल मैक्सिमा, या फिर मिड पॉइंट मैक्सिमा भी उसे कहते हैं, मिडल मैक्सिमा भी कह सकते हो, मिड पॉइंट मैक्सिमा भी कह सकते हो, या फिर सेंट्रल मैक्सिमा भी कह सकते हो। क्लियर? तो वो क्या है एक्चुअली में, टू मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा के बीच की गैप को ही सेंट्रल मैक्सिमा की विथ कहते हैं। पहले ये बेसिक क्लियर हो, और उसकी इक्वेशन क्या है, 2 लैम्बडा डी बाई डी। क्लियर? चलो, तो अब मैं इसे इरेज कर दूंगा, उसके बाद का कोई न्यू टॉपिक देखेंगे। आज हमारा पूरा वीडियो कट पोर्शन के ऊपर ही है, इसीलिए मैं पूरी डिटेल में, देखो इसके अंदर ऐसा नहीं है कि मैं कुछ छोड़ रहा हूं, बट बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं। नाउ देखते हैं उसके बाद कौन सा टॉपिक, रे ऑप्टिक्स की कंडीशन, कहां तक रे ऑप्टिक्स अप्लाई होता है, चलो वो देख लेते हैं। चलो चलो, कुछ और इंटरेस्टिंग दिखाऊंगा। जितना आज का पोर्शन जितना इंपॉर्टेंट है ना आपके लिए और मेरे लिए, उतना आगे वाला नहीं था। मैं ये बोल रहा हूं क्यों, बिकॉज आज के पोर्शन में ना ही मुझे किसी तरीके की कोई टेंशन है आपको अच्छे से दिखाने की, ना ही आपको कोई टेंशन है बहुत ज्यादा अटेंशन रख के पढ़ने की। तो आज क्या होगा पता है, फ्री माइंड से पढ़ेंगे तो और भी ज्यादा डिटेल डिस्कशन या फिर और भी ज्यादा क्लियर विजन होगा आपका। विजन क्लियर करना और अटेंशन रखना, इन दोनों में डिफरेंस है पता है। आप अटेंशन रख के कुछ भी पढ़ रहे हो ना, तो तब क्या होगा पता है, यहाँ पे जो आपको सिखाया जा रहा है ना, वही आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आएगी। बट विजन क्लियर होने का मीनिंग है, जो समझ में आ रहा है उससे आपके अंदर कुछ ना कुछ कोडिंग डिकोडिंग, कुछ ना कुछ मैथमेटिकल और केमिकल रिएक्शन होगी, और आपका विजन क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में इन सब सारी चीजों से हो क्या रहा है, फील क्या हो रहा है, वो सारी चीजें भी क्लियर हो जाती है। इसे बोलते हैं विजन क्लियर होना। ओके, तो देखो यहाँ पे देखना, तो हम क्या देखेंगे पता है, अब देखेंगे कि कहां तक रे ऑप्टिक्स अप्लाई होता है, या फिर रे ऑप्टिक्स लिमिट। चलो लिखते हैं लिमिट, मुझे हेडिंग नहीं पता है, मैंने बताया ना मैंने कुछ भी पढ़ा नहीं है, मैं विदाउट प्रिपरेशन आज करवा रहा हूँ जो भी करवा रहा हूँ, क्योंकि इतने टाइम के बाद बहुत लेट लेक्चर अभी अपलोड कर रहा हूँ और मेरे पास भी टाइम कम है।
तो जो टाइम है उसी के अंदर सारी चीजें करनी है। तो प्रिपरेशन का भी टाइम मेरे पास भी नहीं था। तो जो भी मुझे रिमेम्बर आ रहा है, जो भी, क्योंकि देखो मुझे सारी चीजें पता तो है, बट जब भी कोई टीचर आपको पढ़ाता है, अच्छे से पढ़ा रहा है, तो सोचो कि उन्हें उसमें थोड़ी बहुत तो प्रिपरेशन करनी ही होती है। अगर वो प्रिपरेशन करे बिना ही आ जाएगा तो कुछ नहीं होगा। चलो, तो ध्यान से देखना। अब मैंने स्प्लिट के बीच की गैप को थोड़ी स्प्लिट को और वाइड करके दिखाई, इससे आपको पता चले कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ गैप है। क्योंकि इस तरीके से डॉट दिखाऊंगा तो आपको लगेगा कि सिर्फ यहाँ पे एक सोर्स है और यहाँ पे एक सोर्स है, ऐसा नहीं, ये पूरी तरीके से गैप है, ये वाली पूरी तरीके से गैप है। ओके, चलो आज मैं एक्स्ट्रा बातें बहुत ज्यादा कर रहा हूँ, अटेंशन रखना। अब क्या होगा, इफ माई वेव्स कमिंग फ्रॉम दिस साइड, अगर यहां से पास हो रहे एंड डिफ्रेक्शन होगा, अगर डिफ्रेक्शन होगा तो कहीं ना कहीं पे मुझे सेंटर मैक्सिमा मिलेगी, कहीं ना कहीं पे मुझे सेंटर मैक्सिमा मिलेगी। एंड एक चीज क्लियर करो, देखो विजन क्लियर, एक चीज क्लियर करो कि सेंटर मैक्सिमा की जो विथ होगी ना, सेंटर मैक्सिमा की विथ, वो मेरी इस वाली ए की विथ से, एपरेटस ए या फिर इन दोनों के स्प्लिट के बीच की गैप ए से कम ही होगी। वाई? बिकॉज यहां से आने वाली रेस का डिफ्रेक्शन हो रहा है, या फिर ये कह सकते हो कि वो एज के ऊपर से टिल्ट हो रही है। अगर एज के ऊपर से टिल्ट होके आगे बढ़ेगी तो बहुत सारा कुछ ना कुछ लाइट तो साइड पे भी स्प्रेड होगी। तो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए सारी इंटेंसिटी एक ही जगह पे नहीं मिल रही है। अगर ऐसा होता तो दोनों एक जगह पे मिल रही होती तो स्प्लिट की विथ और ये विथ सेम टू सेम होगी। तो मुझे क्या पता चल रहा है, अगर डिफ्रेक्शन हो रहा है तो कुछ लाइट का सोर्स साइड पे भी स्प्रेड हो रहा है, उस वजह से सेंटर मैक्सिमा की जो विथ है, विजन क्लियर हो रहा है, सेंटर मैक्सिमा की जो विथ है वो मेरी ए से कम है। अगर ये इक्वल टू अभी भी दिख रही है तो ये सोचो कि सेंटर मैक्सिमा की विथ इतनी है। क्लियर हो रहा है? बट जो सेंट्रल मैक्सिमा की विथ है उसके बाद जो फर्स्ट और सेकंड मैक्सिमा या फिर थर्ड मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगी, उसकी विथ सेंट्रल मैक्सिमा से तो कम ही होगी। क्यों? क्योंकि ये सारा पोर्शन सोचो इतना पोर्शन यहाँ पे चला गया, बाकी का ये पोर्शन अगर मिनिमा क्लियर करने में जा रहा है तो देखो आपको ही पता चलेगा कि सेंट्रल मैक्सिमा में कितना सारा पोर्शन मिल रहा है, उसके बाद का पोर्शन मिनिमा के लिए मिल रहा है, उसके बाद का इतना पोर्शन सोचो कि फर्स्ट मैक्सिमा के लिए मिल रहा है, उसके बाद का ये फर्स्ट सेकंड मिनिमा के लिए मिल रहा है। आपको क्लियर हो रहा है? तो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए हमें लाइट का जितना पोर्शन मिलता है उससे फर्स्ट सेकंड थर्ड मिनिमा मैक्सिमा के लिए कम ही पोर्शन मिलता है। तो इससे एक चीज क्लियर होती है जो हमने आगे भी क्लियर करके रखी है कि सेंट्रल मैक्सिमा की विथ सबसे ज्यादा होगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें विथ और इंटेंसिटी दोनों कम मिलेगी। एंड दी सेकेंड चीज आज क्या क्लियर हो गई कि सेंट्रल मैक्सिमा की विथ अगर डिफ्रेक्शन हो रहा है, इफ डिफ्रेक्शन इज अकरिंग, देखो मैं बहुत स्पीड में बोल रहा हूं, इफ डिफ्रेक्शन इज अकरिंग देन सेंट्रल मैक्सिमा की जो विथ होगी वो ऑलवेज मिनिमम या फिर लेस देन होगी मेरी स्प्लिट की विथ से। एपरेटस भी कहते हैं, इसे एपरेटस भी कहते हैं, उसकी विथ से कम ही होगी। क्लियर? नाउ अगर ये विथ कम है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मुझे डिफ्रेक्शन पैटर्न मिलेगी, डिफ्रेक्शन पैटर्न मिलेगी। अगर सोचो यहां से यहां तक की लेंथ, यहां से यहां तक की लेंथ, अगर यहां के एंगल की बात करें तो अब मुझे ड्रॉ करने की जरूरत है, यहां तक लैम्बडा, फिर ये थीटा, तो फिर थीटा इज इक्वल टू हमें मिलेगा लैम्बडा बाय। इफ द एंगल मेड विद दिस इज माई थीटा, ये थीटा है तो ये भी थीटा, हमने आगे भी देखा है फर्स्ट मिनिमा के लिए फाइंड करके रखा है, ये थीटा है और ये भी थीटा है, तो थीटा की जगह पे ये x1 अपन d ये भी लिख सकते हो, या फिर ये थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा अपन ये भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। एंड इफ थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा अपन a, if my angle theta is equal to lambda upon a and if this distance is my z, ध्यान से सुनना, अगर ये हमारा डिस्टेंस z है तो सेंट्रल मैक्सिमा की विथ को मैं, ध्यान से सुनना, सेंट्रल मैक्सिमा की विथ को मैं क्या मैं ये लिख सकता हूं z इंटू लैम्बडा अपन ए। ये मैं सेंट्रल मैक्सिमा की विथ कोई आर्बिटरी डिस्टेंस अपनी तरीके से चूज कर रहा हूं z, ये मैंने d नहीं डिनोट किया है, डी मैंने जो जहां पे स्क्रीन रखता था उसे मैं डी कहता था, अब मैं स्क्रीन को आगे पीछे करने वाला हूं इसलिए मैंने कोई आर्बिटरी डिस्टेंस z से डिनोट किया, तो z डी लैम्बडा बाय ए। आपको ये पता चला? अगर नहीं पता चला तो ये पता चलेगा कि इसकी विथ को हम z इंटू थीटा कह सकते हैं। याद करो वो 11th में फर्स्ट थियरी, ये आईज एक बंद कर करके देखने वाली थियरी। देन दिस विथ इज इक्वल टू एंगल इंटू लेंथ, या फिर एंगल इज इक्वल टू विथ अपन रेडियस, ये हमने पढ़ा था, एंगल इज इक्वल टू विथ अपन रेडियस। तो उसी तरीके से विथ इज इक्वल टू एंगल इंटू लेंथ, तो z इंटू थीटा, बट थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा अपन ए, तो ये हो जाएगी z लैम्बडा अपन ए। नाउ इफ
अगर मेरी ये स्क्रीन जो है जहां पे मुझे डिफ्लेक्शन पैटर्न मिल रही है उसे मैं और भी फार और फार मूव करवाता जाऊंगा, ध्यान से सुनना, और भी आगे लेता जाऊंगा, तो क्या होगा पता है, ये डिफ्लेक्शन पैटर्न यहाँ से और भी ज्यादा वाइड वाइड वाइड, जैसे ही मैं इसे और भी ज्यादा नजदीक लाऊंगा ये डिफ्लेक्शन पैटर्न जितना कम है, देखो अगर मैं इस स्क्रीन को यहाँ पे ले आऊं तो इतने में ही मुझे सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा, फिर ये मिनिमा के लिए चला जाएगा, तो क्या होगा, मेरी सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ कम होगी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं मेरी सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ इंक्रीज हो रही है। और अगर मैं स्क्रीन को इतनी दूर ले जाऊं, ध्यान से सुनना, अगर मैं स्क्रीन को कहीं इतनी दूर ले जाऊं जिस जेड के लिए, मैंने बताया मैं जेड में कोई भी आर्बिट्ररी डिस्टेंस चूज कर रहा हूं, जिस जेड के लिए मेरी सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ इंक्रीज होते हुए एग्जैक्टली इक्वल टू ए जितनी हो जाए, ये ए जितना है उतनी ही अगर मेरी सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ हो जाए तो उस जगह तक डिफ्लेक्शन पैटर्न फॉलो होगी। और उससे आगे जाऊंगा तो ये वाली लाइट के लिए वो स्क्रीन इतनी दूर है कि स्ट्रेट लाइन में जो लाइट जाएगी वही वहां पे दिखेगी, तो रे ऑप्टिक्स हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन वाली पैटर्न रे ऑप्टिक्स हो जाएगा। या फिर इस विथ के लिए अगर ये विथ ए लैम्बडा, सॉरी यहां से मैं उल्टा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, जेड लैम्बडा बाई ए क्या है, मेरी सेंट्रल मैक्सिमा की विथ, जब मैं जेड कुछ भी चूज कर रहा हूं, वरना हमने देखा था सेंट्रल मैक्सिमा की विथ के लिए हमने क्या डिराइव करा था, लैम्बडा डी बाई ए, तो ये डी की जगह पे अभी मैं कुछ भी आर्बिट्ररी जेड चूज कर रहा हूं, तो ध्यान से सुनना, जेड लैम्बडा बाई ए मेरी विथ है, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं ना ये विथ इंक्रीज होती जा रही, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब इसकी विथ ए जितनी हो जाएगी तब तक मैं रे ऑप्टिक्स फॉलो कर सकता हूं, तो उस लेंथ को फ्रेनल लेंथ कहते हैं। ध्यान से सुनना, इफ जेड लैम्बडा बाई ए विथ ऑफ माई सेंट्रल मैक्सिमा इज बिकम इक्वल टू द एपरेटस लेंथ ए जितनी हो जाती है, तो तब जो मेरी जेड है ना, जेड उससे सिर्फ जेड नहीं, जेड एफ कहते हैं या फिर फ्रेनल लेंथ कहते हैं। उस फ्रेनल लेंथ से हमें क्या मिलेगा कि कहां तक जो हमारा वेव ऑप्टिक्स है वो फॉलो होगा, या फिर रे ऑप्टिक्स की लिमिट कहां से स्टार्ट होगी। क्लियर हो रहा है? देन माई जेड एफ इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपन लैम्बडा, क्लियर, ए स्क्वायर अपन लैम्बडा। देन इफ अगर ये वाला डिस्टेंस जेड एफ से कम होगा तो डिफ्रेक्शन पैटर्न फॉलो होगी और वेव ऑप्टिक्स फॉलो होगा, इज इक्वल टू जेड होगा तो मुझे सिर्फ यहां तक की ब्लर लाइन दिखेगी, और उससे भी आगे जाऊंगा तो रे ऑप्टिक्स, यानी कि यहां तक लिमिट है, यहां से आगे जाओगे तो रे ऑप्टिक्स है। क्लियर हो रहा है आपको? और ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं है रे ऑप्टिक्स के लिए, ये सिर्फ हम ये दिखा रहे कि ये जो विथ है वो यहाँ तक स्प्रेड होने वाली लाइट सीधी यहाँ से चली जा रही है। क्लियर हो रहा है? नाउ तो इस लेंथ की इक्वेशन को याद रखना, क्योंकि लास्ट ईयर सेकंड प्रिलिमिनरी एग्जाम में इसके ऊपर से क्वेश्चन था, व्हाट इज माय फ्रेनल लेंथ इफ माय लैम्बडा इज दिस एंड माय एपरेटस लेंथ, या फिर स्प्लिट की जो गैप है वो ए है। तो बहुत सारे बच्चों को, मेरे जो गुजराती मीडियम के बच्चे थे, बहुत सारे बच्चे ने इसे सीरियसली नहीं लिया था, क्योंकि ये कोई बीच में आने वाला छोटा सा टॉपिक है, तो इसे सीरियसली नहीं लिया था। तो जेड एफ इक्वल टू स्क्वायर अपन लैम्बडा, इतनी छोटी सी फॉर्मूला थी, फिर भी उनकी 2 मार्क्स चले गए थे। याद रखना, जेड एफ इक्वल टू स्क्वायर अपन लैम्बडा। ओके, चलो ये हो गई बात लिमिट्स ऑफ रे ऑप्टिक्स। अब कुछ रह गया, चलो थोड़ा बहुत पोलराइजेशन देख लेते हैं, या फिर पोलराइजेशन से पहले वो रिसॉल्विंग पावर के बारे में थोड़ी बहुत। देखो मैं जो रिवीजन करवा रहा हूँ, या फिर गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग सारी चीजें करनी होती है, बट मुझे नहीं पता दूसरे टीचर क्या करेंगे, बट हम क्या करेंगे रिवीजन के अंदर, जो भी इक्वेशन डिराइव हो रही है हर एक इक्वेशन के बारे में डिटेल डिस्कशन कर लेंगे। उससे क्या होगा पता है, जब भी आपको अगर इक्वेशन डिराइव करके एक्सप्लेन करना होता है ना, तो पूरी थियरी एक्सप्लेन हो ही जाती है। या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, जैसे जैसे ये वाइड होता जाएगा ना, अगर मुझे ऐसे ही बताना होता तो मैं बोलता, जैसे जैसे ये वाइड होता जाएगा ना तो ये सेम हो जाएगा, उससे आगे जाओगे तो रे ऑप्टिक्स, उससे कम पहले वे ऑप्टिक्स, यहाँ तक वे ऑप्टिक्स की लिमिट है, ये सारी चीजें बोल के खत्म कर देता है। बट इक्वेशन डिराइव करेंगे तो सारी डिटेल में डिस्कशन हो जाएगी, तो हम ये करेंगे कि इक्वेशन डिराइव करेंगे हर बार। चलो इरेज कर दो इसे। टाइम इज द पावर, टाइम ही कम है, चलो थोड़ी स्पीड से जाएंगे, ध्यान से सुनना। अब बात करने वाले हैं रिसॉल्विंग पावर ऑफ एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो देखो, अगर स्प्लिट के बीच में से आने वाली वेव से स्क्रीन के बीच में अगर मैं कोई लेंस रख दूं, तो ये लेंस मेरी डिफ्रेक्शन वेव के लिए, ध्यान से समझ, डिफ्रेक्शन वेव के लिए सर्कुलर डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। तो उससे क्या होगा पता है,
जो हमें यहाँ पे लाइन स्ट्रेट लाइन में मिल रही थी ना, उसकी जगह पे हमें अब लाइट सर्कुलर में पैटर्न मिलेगी, सर्कुलर पैटर्न मिलेगी। यहाँ से रे आ रही है, वेव आ रही है, वेव आ रही है। अब क्या करेंगी, वेव जैसे ही यहाँ पे जाएगी, इसके लिए सर्कुलर पैटर्न है, इस तरीके से हमें पता है कॉन्सेंट्रेट होती है होगी और यहाँ पे सेंटर पे मिलेगी। तो मेरी सेंट्रल मैक्सिमा जो है ना, इस तरीके से सर्कुलर में लाइट दिखेगी, सर्कुलर में लाइट दिखेगी। और इसे पुरानी बुक में नियम था इसका कुछ, देखो एरेस डिस्क ऐसा ही कुछ नाम था, एरेस डिस्क। ओके क्लियर। तो इस डिस्क को क्या कहते हैं पता है, एरेस डिस्क। ध्यान से सुनना, जब लाइट यहां से आ रही है और बीच में अगर लेंस रखा हुआ है, तो उस सर्कुलर डिस्टर्बेंस की वजह से यहाँ पे जो पैटर्न क्रिएट होगी वो सर्कुलर होगी। और उस सेंट्रल मैक्सिमा को, अगर पूरी तरीके से सेंट्रल मैक्सिमा, तो सेंट्रल मैक्सिमा की डिस्क को एरेस डिस्क कहते हैं। एंड उसके बाद क्या होगी, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, अगर मैं ये ड्रॉ कर रहा हूं तो ये क्या है मेरी, समझ जाओ कि आपको एक्सप्लेन हो रहा है, खुद से पता चल रहा है ये क्या हो रहा है। डिड यू कैच दैट? सोचो, ये सेंट्रल मैक्सिमा, उसके बाद ये जो गैप है ना उसकी भी वैल्यू है, ये मेरी फर्स्ट मिनिमा। हमने आगे ऊपर नीचे ही देखा था, अब साइड पर भी है हर जगह पे। तो ये मेरी फर्स्ट मिनिमा, उसके बाद ये मेरी फर्स्ट मैक्सिमा, उसके बाद पहले सेकंड मिनिमा, फिर सेकंड मैक्सिमा। तो ये जो रिंग तैयार हो रही है उससे एरेस रिंग कहते हैं। देखो बीच में जो होती है वो डिस्क होती है, उसके बाद जो क्रिएट होती है वो रिंग होती है। क्लियर हो रहा है, ये पॉइंट क्लियर हो रहा है। तो ये फर्स्ट बीच में जो सेंट्रल मैक्सिमा वो एरेस डिस्क है, उसके बाद जो है वो एरेस रिंग है। तो पहले तो ये क्लियर हो गया कि जब लेंस रखूंगा तो ये मेरी सर्कुलर में पैटर्न मिलेगी। नाउ स्टेटमेंट ऑफ रिले, उसकी स्पेलिंग में गलत लिख रहा हूं। हमने रिले स्कैटरिंग पढ़ा था, वो रिले की स्पेलिंग शायद मैं गलत लिख रहा हूं। रिले ने एक स्टेटमेंट दिया था, इफ, अगर सोचो यहाँ पे तो एक ही वेव, एक ही ऑब्जेक्ट में से निकलने वाली वेव थी। अगर सोचो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट होते थे और दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के बहुत नजदीक नजदीक होते थे, उन दोनों में से निकलने वाली वेव्स लेंस के ऊपर जाएगी और उन दोनों की इमेज यहाँ पे क्रिएट होगी। तो एक की इमेज अगर ये है तो दूसरे की इमेज उसके ही पास में कहीं ना कहीं होती, ये उसका सेंट्रल मैक्सिमा, फिर उसकी 0 0 के बाद उसकी कुछ ना कुछ मिनिमा, मैक्सिमा, फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मैक्सिमा। तो ये क्या हो रहा है पता है, इन दोनों ऑब्जेक्ट की सेंट्रल मैक्सिमा, मिनिमा, वो सारी चीजें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रही है, या फिर एक ही इमेज मिल रही है, एक दूसरे के साथ ओवरलैप हुई एक ही इमेज दिखाई दे रही है आपको। भूल जाओगे आपने कुछ देखा था, मैंने ऐसे ही पैटर्न तैयार करी पहले से, तो आपको क्या दिखेगा, ये एक इमेज है, मतलब ये एक ही इमेज है, एक ही इमेज दिखेगी। तो क्या होगा, जब टू ऑब्जेक्ट्स में जो एक दूसरे के बहुत पास पास में है, उन दोनों को यहाँ पे अगर इमेज क्रिएट करो, वो दोनों साथ में ही दिख रही है, तो ये रिसॉल्व नहीं हुआ। तो लेंस की टू ऑब्जेक्ट्स के इमेज को या फिर टू ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे, या फिर उसको थोड़ा सा एक दूसरे से दूर दूर दिखाने की पावर या फिर एबिलिटी, उसे ही लेंस की रिसॉल्विंग पावर आरएफ से डिनोट करते। आरएफ या फिर आरपी, आरएफ ही होता है, मुझे पता नहीं, आरएफ ही होता है, रिसॉल्विंग पावर कहते हैं उसे। बट रिसॉल्विंग पावर पता चली ना, रिसॉल्विंग पावर मीन्स व्हाट, दो जो मेरे ऑब्जेक्ट है, अगर टेलीस्कोप है, ध्यान से सुनना, टेलीस्कोप है तो बहुत प्लेनेट के बहुत दूर दूर में कोई दो स्टार है, जो वहां पे तो बहुत दूर दूर है, पर यहां से हमें बहुत पास पास में दिख रही है, और मेरे टेलीस्कोप के लिए भी उन दोनों में से आने वाली लाइट बहुत पास पास से। तो वो टेलीस्कोप की एबिलिटी, उसकी इमेज को दोनों को डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे दिखाना, उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ गैप क्रिएट करना, उस टेलीस्कोप की एबिलिटी को, उसकी रिसॉल्विंग पावर। उसी तरीके से माइक्रोस्कोप है, तो माइक्रोस्कोप में बहुत नजदीक है, हमें प्लेट में रखी हुई कोई चीज देखनी होती है, बट उसके अंदर अगर एक सेल के अंदर सेल के दो कंपोनेंट है, या फिर दो सेल्स है जो एक दूसरे के बहुत पास पास में, तो उन दोनों सेल्स को अगर मुझे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे देखना है, तो उसकी लेंस की एबिलिटी, माइक्रोस्कोप की वो एबिलिटी जो इन दोनों कंपोनेंट को डिफरेंट डिफरेंट दिखाए, उसे कहते हैं माइक्रोस्कोप रिसॉल्विंग पावर। तो रिसॉल्विंग पावर के लिए रिले ने कुछ ना कुछ एक स्टेटमेंट दिया था एक्सपेरिमेंट करके। वो स्टेटमेंट क्या है पता है, अगर आपको इन दोनों को डिफरेंट डिफरेंट देखना है तो क्या करना होगा, ये मेरे फर्स्ट ऑब्जेक्ट की सेंट्रल मैक्सिमा और उसके बाद की रिंग, और अगर सोचो ये मेरी सेकंड ऑब्जेक्ट की सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पे, तो यहाँ पे दोनों डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे आ गई, दोनों डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे आ गई। तो मेरे
दोनों सेंट्रल मैक्सिमा के बीच में कुछ ना कुछ गैप होनी चाहिए, तो उस गैप के लिए ही रिले ने स्टेटमेंट दिया है, इफ वी वॉन्ट टू सी टू ऑब्जेक्ट्स एंड, अगर मुझे दो ऑब्जेक्ट को देखना है क्लियरली तो उन दोनों के बीच की गैप क्या होनी चाहिए उसके बारे में उसने बताया था। उसे आरओ से डिनोट करते और उन दोनों के बीच की गैप को 1.22 लैम्बडा एफ अपन ट्वाइस ए और 2 से डिवाइड कर दोगे तो यह हो जाएगा 0.61 लैम्बडा एफ अपन ए। आरओ इज इक्वल टू, ये आरओ इज इक्वल टू की फॉर्मूला है। तो ये जो है आरओ क्या है पता है, रेडियस ऑफ दिस सेंट्रल मैक्सिमा, रेडियस ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा की रेडियस क्या होनी चाहिए, सेंट्रल मैक्सिमा की रेडियस क्या होनी चाहिए, आरओ इज इक्वल टू 1.22 लैम्बडा एफ अपन ट्वाइस ए या फिर 0.61 लैम्बडा अपन एफ। अगर ये जो रेडियस है उन दोनों के बीच में उतनी गैप है, रेडियस जितनी, सॉरी डायमीटर, रेडियस का डबल होना चाहिए, तो उसने रेडियस के बारे में बताया था। देखो मैं यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करता हूँ, तो यहां तक हो जाएगी उसकी रेडियस आरओ। तो उन दोनों के, ये मेरा सेंट्रल मैक्सिमा और जहां से मेरा सेकंड सेंट्रल मैक्सिमा स्टार्ट हो रहा है ये पॉइंट, अगर ये मेरा यहाँ पे देखो, यहां से मेरा स्टार्ट हो रहा है सेकंड सेंट्रल मैक्सिमा, ये मेरे फर्स्ट ऑब्जेक्ट का सेंट्रल मैक्सिमा, ये मेरे सेकंड ऑब्जेक्ट का सेंट्रल मैक्सिमा। बट फर्स्ट ऑब्जेक्ट के सेंटर पॉइंट से, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के सेंट्रल मैक्सिमा के सेंट्रल पॉइंट से आर ओ जितनी रेडियस के बाद मेरा सेकंड सेंट्रल मैक्सिमा स्टार्ट हो रहा है, तो उन दोनों के बीच में मिनिमम इतनी गैप होनी चाहिए, तब मुझे ये दो इमेज डिफरेंट डिफरेंट दिखेगी। तो आरओ इज इक्वल टू 2.22 लैम्बडा एफ बाई ट्वाइस ए या फिर 0.61 लैम्बडा एफ बाई ए जितना गैप होना चाहिए, तभी हमें दो इमेज क्लियर अलग अलग दिखेगी, डिफरेंट डिफरेंट दिखेगी। क्लियर हो रहा है? नाउ इसके ऊपर से ना एंगल के ऊपर भी उन्होंने डिराइव करके रखा है, एंगल में ले, और ये ट्वाइस से क्या पता है, ये लेंस की डायमीटर, लेंस का डायमीटर या फिर इसका डायमीटर, उन दोनों में से जो भी कम होगा, ये मेरी सेंट्रल मैक्सिमा की डायमीटर या फिर लेंस की डायमीटर, उन दोनों में से जो भी कम होगा वो ट्वाइस से लेना हमें, और वो कुछ भी लो चलेगा। ट्वाइस ए इज इक्वल टू यही होता है, स्प्लिट के बीच की गैप जब कैलकुलेशन होती है ना तब। ओके चलो, आर इज इक्वल टू 1.22 लैम्बडा एफ बाई ट्वाइस ए या फिर 0.61 लैम्बडा एफ बाई। अब अगर मुझे एंगल में चाहिए तो एक इमेज क्रिएट करनी होगी अच्छी वाली। चलो तो मैं यहाँ पे इमेज क्रिएट कर रहा हूँ, देखते रहना देखते रहना देखते रहना देखते रहना। क्या इरेज करूँ, थोड़ा बहुत लिख लेना, मैं सब कुछ इरेज करने वाला हूँ। एरेस रिंग, एरेस डिस्क, स्क्रीनशॉट ले लो ना, आपको क्लियर हो रहा है ना। रिसॉल्विंग पावर, रिसॉल्विंग पावर क्या है वो तो पता चल गया। हम इक्वेशन डिराइव करेंगे हर बार, क्योंकि इक्वेशन में ही पूरी डिटेल आती है। चलो तो आपको भी समझना है, खुद से समझने की कोशिश करो। इफ यू क्लियर दिस पॉइंट बाय योर सेल्फ तो समझ जाओ कि यू आर केपेबल टू डू सच स्मॉल थिंग बाय योर सेल्फ। आपको तो ये अच्छा होना है, मुझे ऐसे टीचर मिलने चाहिए थे जो मुझे लिख के तो दिखाए कि क्या हो रहा है, बट खुद से सॉल्व करने के लिए बताए। जो थीटा इज इक्वल टू मैंने फाइंड किया 0.61 लैम्बडा बाई ए, किसके लिए, टेलीस्कोप के लिए। सोचो कैसे किया होगा, क्यों, टेलीस्कोप में बहुत दूर से रे आ रही होती है, तो उसकी इमेज कहां पे मिलती है हमें, उसके फोकल पॉइंट के ऊपर। अब फिर से वही फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू आर बाई एफ, देन आर इज इक्वल टू थीटा इंटू एफ, कुछ भी ले लो, तो थीटा इज इक्वल टू आर ओ बाई एफ। आर ओ बाई एफ, आर ओ इज इक्वल टू हमने अभी लिया था 0.61 लैम्बडा एफ बाई ए, एफ एफ कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू ये हो गया। तो याद रखना है टेलीस्कोप के लिए एंगुलर विथ पूछे तो 0.61 लैम्बडा बाई ए, अगर रेडियल विथ या फिर रेडियस पूछे तो 0.61 लैम्बडा एफ बाई। क्लियर, ये पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ टेलीस्कोप के लिए तो इजी बनता है, वो जो माइक्रोस्कोप है ना उसके लिए थोड़ा बहुत टफ है, थोड़ा बहुत टफ है, बट इतना ज्यादा भी टफ नहीं है। माइक्रोस्कोप के लिए अब मैं फिगर ड्रॉ करने वाला हूँ, ये एक्सप्लेन हो गया ना आपको। क्या इक्वेशन याद रखना है, आर ओ इज इक्वल टू 0.61 लैम्बडा एफ बाई ए और थीटा इज इक्वल टू 0.61 लैम्बडा बाई ए। ओके, इरेज करने वाला हूं। चलो अब देखते हैं माइक्रोस्कोप के लिए।
देखो तो माइक्रोस्कोप की इमेज जो है ना वो थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग इमेज है। देखो ये यहाँ पे लेंस है, माइक्रोस्कोप में हम कहाँ पे इमेज, हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ पे, उसके फोकस पॉइंट पे, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा एफ। अब मैंने क्या बताया था, इसको ए से डिनोट करना है, बट कभी कभी इसे डायमीटर ऑफ लेंस की वजह से, ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से उसे डी से भी डिनोट करते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, उनकी मर्जी। ओके चलो तो देखते जाना, ये मेरी फोकल लेंथ है, यहाँ पे कुछ इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं, हमें पता है ये कितना होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए 1.22 लैम्बडा एफ बाई डी। अब पता चला मैंने क्यों 1.22 कर दिया फिर से 0.61 से, क्योंकि यहाँ पे मैं ट्वाइस ए नहीं लिखने वाला हूँ, अब मैं डी लिखने वाला हूँ। अगर मैं ट्वाइस ए लिखने वाला होता तो मैं डायरेक्ट वही लिखता 0.61 लैम्बडा एफ बाई ट्वाइस ए की जगह पे टू से कैंसिल इसी वजह से। बट अब मुझे पता है मुझे वो स्प्लिट की विथ नहीं दिखानी है, टेलीस्कोप नहीं है, माइक्रोस्कोप है, तो मुझे ये डी से दिखाना है, इसीलिए मैंने 1.22 लैम्बडा एफ बाई डी लिख दिया। नाउ अगर मेरी सेकेंड ऑब्जेक्ट की इमेज अगर यहाँ पे कहीं पे क्रिएट हो रही होती तो उन दोनों के बीच की गैप क्या होती, अगर ऊपर क्रिएट हो रही है, देखो यहाँ पे क्रिएट हो रही है, अगर ये मेरी सेकंड ऑब्जेक्ट की सेंटर मैक्सिमा है तो उन दोनों के बीच में मिनिमम से मिनिमम कितना डिस्टेंस होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का, फर्स्ट मैक्सिमा के सेंटर से लेके सेकंड मैक्सिमा के स्टार्टिंग पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए, उस डिस्टेंस को डी मिनिमम से डिनोट करते, डी मिनिमम से। देखो मैं पूरी डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ, मैंने बताया ना ये हमें अभी एग्जाम में नहीं आने वाला है, बट कैसे इक्वेशन डिराइव हो रहा है वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसे डी मिनिमा से डिनोट करते, देन माई डी मिनिमा, लेंस के लिए उसे डी मिनिमा, वहां पे हमने आर ही लिखा हुआ था टेलीस्कोप के लिए, या फिर थीटा में डिनोट कर दिया, डी मिनिमा इज इक्वल टू, ये इक्वेशन है 1.22 लैम्बडा एफ अपन डी इंटू वी बाई एम। ऐसी ही कुछ तो गलती नहीं होनी चाहिए, कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए मेरे से, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि गलती हो रही है कि नहीं हो रही है। कुछ तो गलती हो गई, देखो ऐसे ब्लैंक हो जाता है तो कुछ भी समझ में नहीं आता। चलो बेसिक फॉलो करते हैं, 1.22 लैम्बडा एफ बाई डी, यहाँ तक क्लियर था। देन अगर मुझे ये डी मिनिमा से डिनोट करना है और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस अगर मैंने वी से डिनोट करके रखा है, देन माई थीटा इज इक्वल टू, ये एंगल थीटा है, रुको रुको रुको, कुछ तो गलती हो गई मेरे से, इस तरफ के एंगल को उन्होंने बीटा से डिनोट किया था, मैंने बताया ना मैंने प्रिपरेशन नहीं की है इसलिए कुछ ना कुछ गलती होती रहती। टेन बीटा इज इक्वल टू डी बाई टू अपन एफ, देन डी बाई एफ इज इक्वल टू 2 tan बीटा। इस तरफ की लेफ्ट हैंड साइड क्लियर, राइट हैंड साइड के ऊपर देखे तो थीटा इज इक्वल टू देखते रहना 1.22 लैम्बडा एफ बाई डी इंटू वी, नहीं थीटा इज इक्वल टू तो होना चाहिए बाई वी माई थीटा इज इक्वल टू विथ अपन लेंथ, वी जितने डिस्टेंस पे कहीं ना कहीं इमेज मिल रही है, फोकस पॉइंट के ऊपर रखा हुआ है तो कहीं ना कहीं पे जहां पे भी इमेज मिल रही है उसके डिस्टेंस को अगर मैं वी से डिनोट करूं तो थीटा इज इक्वल टू विथ अपन लेंथ, तो मैंने यहाँ पे डिनोट किया 1.22 लैम्बडा एफ अपन डी अपन वी, ओके, या फिर वी थीटा इज इक्वल टू, अब क्लियर हो रहा है। देन अगर मैं दोनों तरफ v से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर दोनों तरफ v से मल्टीप्लाई कर दूं, देन माई v थीटा इज इक्वल टू, ये तो v चला जाएगा, उसके अंदर तो v था शायद, या फिर इस यहाँ पे लिखेंगे 1.22 लैम्बडा एफ बाई डी। मैंने बताया ना कुछ तो मेरे से गलती हो रही है, अगर नहीं हो रही है तो चलो जाने देते, मुझे लग रहा है कुछ हो रहा है, अभी तक गलती दिखाई नहीं दे रही है बट लग रहा है कुछ गलती हो गई। v थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्बडा एफ बाई डी, 1.22 लैम्बडा एफ बाई डी, तो ये वी थीटा जो है, अब वी थीटा क्या हो जाएगी मेरी विथ, और उससे ही मुझे डीएम से डी मिनिमम से डिनोट करना है, देन माई डी मिनिमम इज इक्वल टू 1.22 लैम्बडा एफ बाई डी, यहां तक क्लियर है। देन इसे ही मुझे डी मिनिमम से डिनोट करना है, क्यों मुझे पीछे जाना पड़ा, डायरेक्टली मैंने राइट ही लिखा था बट क्यों मुझे पीछे जाना पड़ा, मुझे लगा कोई गलती हो गई, डीएम इज इक्वल टू 1.22 लैम्बडा एफ बाई डी, ये विथ कितनी होनी चाहिए, अगर मुझे दो इमेज क्लियर देखनी है तो विथ कितनी होनी चाहिए 1.22 लैम्बडा एफ बाई डी, क्लियर है डी मिनिमम। नाउ डी मिनिमम में ये जो एफ बाई डी है ना, एफ बाई डी यहाँ पे डी बाई एफ है, तो एफ बाई डी चाहिए तो क्या हो जाएगा 1/2 tan थीटा बाई 1/2 tan थीटा बी। चलो तो देखते रहना, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ कहीं पे इक्वेशन को, मुझे tan थीटा में इक्वेशन चाहिए, डी मिनिमम इज इक्वल टू, लिखा ही नहीं देता यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखता हूँ डी मिनिमम इज इक्वल टू
1.22 लैम्बडा अपन 2 tan बीटा। अब मुझे दिख रहा है कि ये करेक्ट इक्वेशन है मेरी। डी मिनिमम इज इक्वल टू 1.22 लैम्बडा अपन 2 tan बीटा तो 1.2 लैम्बडा अपन एफ बाई डी। मेरे पास है डी बाई एफ इज इक्वल टू 2 tan बीटा, तो एफ को नीचे ले लो तो डी बाई एफ इज इक्वल टू 2 tan बीटा डिनोमिनेटर में चला जाएगा। नाउ इससे भी करेक्ट इक्वेशन ये है, डी मिनिमम इज इक्वल टू 1.22 लैम्बडा अपन 2 साइन बीटा। क्यों साइन बीटा? मैंने बताया था ना, एंगल जब बहुत छोटा हो तो tan बीटा की जगह पे साइन बीटा लिख सकते हो। और यहाँ पे देखो एक्चुअली में ये साइन बीटा से ज्यादा अच्छे से मिलेगा। ओके, तो डी मिनिमम इज इक्वल टू 1.22 लैम्बडा अपन 2 साइन बीटा, ये याद रखनी। और यहाँ पे एक और इक्वेशन में एक पॉइंट ऐड करने वाला हूं, देखते हैं ना, यहाँ पे जगह है। डी मिनिमम इज इक्वल टू 1.22 लैम्बडा अपन 2 n साइन बीटा, जहां पे n क्या है मेरा, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ अनदर मीडियम। देखो यहाँ पे जो इक्वेशन ये डिराइव करिए ना, वो हमारा ये जो मीडियम है ना वो एयर मीडियम है, n इज इक्वल टू 1 है, तो डी मिनिमम इज इक्वल टू 1.22 लैम्बडा अपन 2 साइन बीटा ये। बट अगर ये कोई और मीडियम हो तो उस मीडियम के अंदर हमारा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कुछ ना कुछ यूज होगा, तो उसे n से डिनोट करना, तो n रिफ्रेक्टिव, तो डी मिनिमम इज इक्वल टू हो जाएगा 1.22 लैम्बडा अपन 2n साइन बीटा। क्लियर हो रहा है? और वो जो मीडियम होता है ना, वो ऑयल मीडियम होता है, वो उस तरीके से होता है कि उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से मैच कर जाए, उसे ऑयल इमर्सन लेंस ऐसा कुछ कहते हैं, कुछ तो नेम है मुझे याद आ रहा है, ऑयल इमर्सिंग लेंस, ऑयल इमर्सिंग लेंस। क्लियर? यही ऑयल इमर्सिंग लेंस या ऑयल इमर्सन लेंस, कुछ ना कुछ वर्ड है। बट ऑयल इमर्सन लेंस कब कहेंगे? जब ये जो बाहर वाला मीडियम है, लेंस के बाद का मीडियम जहां पे मुझे जो इमेज देखनी है, वो मीडियम अगर ऑयल मीडियम है और उसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n अगर मेरे लेंस के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से मैच कर जाए या फिर नियर इक्वल टू, तो उसे ऑयल इमर्सिंग लेंस कहते हैं। क्लियर है? एक वर्ड दूसरा भी था। तो ये था मैंने बताया ना माइक्रोस्कोप वाला थोड़ा टफ है, यही था। सेम टू सेम यहाँ से स्टार्ट कर देना था, डी एम इज इक्वल टू 1.22 लैम्बडा अपन डी। बस यहाँ पे डी बाई एफ है ना, डी बाई एफ, उसे इस तरह से देख के कन्वर्ट करना है। यहाँ तक क्या हो जाएगा, डी बाई टू, देन tan बीटा इज इक्वल टू डी बाई टू अपन एफ, देन डी बाई एफ इज इक्वल टू 2 tan बीटा। बस यहाँ पे डी बाई एफ की वैल्यू लिखनी थी ये। तो ये जो वी थीटा वाला मैंने किया ना, वो मुझे बेसिक क्लियर नहीं था, इसीलिए मैंने फिर से रिटर्न में जाके वी थीटा इज इक्वल टू ये लाया, फिर सही डी मिनिमम करके सॉल्व किया। ओके, tan बीटा की जगह साइन बीटा और उसके बाद n। चलो, तो ये हो गया हमारा रिसॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ माइक्रोस्कोप डीएम वाला। चलो अब एकदम स्पीडीली हम लोग पोलराइजेशन भी देख लेते हैं। पोलराइजेशन में इक्वेशन नहीं है बहुत ज्यादा, चिंता मत करो। बूस्टर में इक्वेशन है, बट पोलराइजेशन क्या है वो देखते हैं पहले। इरेज कर दो। चलो, पोलराइजेशन वैसे तो हमने 2 बार देख लिया। कहां कहां पे? डिड यू रिमेंबर? फर्स्ट टाइम हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, एंड सेकेंड टाइम हमने देखा था मैग्नेटिक फील्ड के लिए पोलराइजेशन, कैपिटल पी, एंड उसी को मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटाइजेशन कैपिटल एम कहते हैं। ओके, तो वहां से हमें क्या पता है पोलराइजेशन के लिए? एक चीज पता है, अगर सारी चीजें कोई एक डायरेक्शन में हो जाए तो उसे पोलराइजेशन कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरीके से सेट हो जाए तो उसे पोलराइजेशन कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में सारी जो डिफरेंट डायरेक्शन में जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है, अगर एक डायरेक्शन में सेट हो जाए तो उसे मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। तो अगर लाइट के लिए पोलराइजेशन देखना है तो लाइट के लिए भी सेम टू सेम प्रिंसिपल फॉलो होगा। अगर लाइट मेरी सारी डायरेक्शन में से चेंज होगी किसी एक डायरेक्शन में हो जाए तो उसे पोलराइजेशन कहेगी। तो लाइट का पोलराइजेशन मीन्स व्हाट? लाइट को हमें एक डायरेक्शन में सेट करना है। क्लियर है? तो चलो वो कैसे करेंगे देखो, मैं आपको दिखाता हूं, देखते रहना। उसके अंदर हम 3 डिफरेंट चीजें देखेंगे। एक तो है बूस्टर्स लॉ, ये एग्जाम के अंदर आने वाला क्वेश्चन है पोलराइजेशन के अंदर से। सेकंड थिंग इज निकोलस प्रिज्म, या फिर निकोलस प्रिज्म या फिर ग्लास भी कह सकते हो। एंड द फर्स्ट थिंग वाज, उसे क्या कहते हैं, मालस इक्वेशन। चलो देखते रहना। क्या देखने वाले? पोलराइजेशन।
पोलराइजेशन, शायद मैंने स्पेलिंग रॉन्ग लिख दी, पोलराइजेशन। चलो अटेंशन रखना पोलराइजेशन में। तो देखो सबसे पहले लाइट कैसी होती है, तो हर एक डायरेक्शन में इक्वली स्प्रेड होती है। अगर आपके पास से यहां से लाइट जा रही है तो सोचो, लाइट अगर ये मेरा लाइट सोर्स होता है, यहां से टॉर्च में से लाइट निकलने के बाद, तो लाइट हर एक डायरेक्शन से आप देख सकते हो, यहां से टॉर्च में से लाइट निकल रही है। अब यहां से मैं देख सकता हूं, नीचे जाके भी देख सकता हूं, साइड पे से भी देख सकता हूं, हर तरफ से देख सकता हूं। मीन्स व्हाट, लाइट हर एक डायरेक्शन में सेमली स्प्रेड होती है। वो तो हम होते हैं जो अगर मुझे जिस डायरेक्शन में नहीं चाहिए उस डायरेक्शन से मैं बंद कर दूंगा। जैसे बाइक में होता है, पीछे सिल्वर पट्टी होती है, सिल्वर कलर कोटेड करी हुई एक मेटल या फिर कोई भी प्लास्टिक होता है, फाइबर होता है, उससे क्या होता है, लाइट रिफ्लेक्ट होके वो सारी चीजें भी बाहर चली जाती है। हमें पता है ना वो सारी चीजें, तो वो हमें पता है। तो मीन्स व्हाट, यहाँ पे ये बात कर रहा हूं कि लाइट अभी सारी डायरेक्शन में, तो सारी डायरेक्शन में है तो वो पोलराइज लाइट नहीं है। पोलराइज लाइट मीन्स व्हाट, किसी भी एक डायरेक्शन में जानी चाहिए। तो उसके लिए है ना एक तरीके का ग्लास यूज होता है जिसे टूरमेलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? टूरमेलिन। 6 एक्सिस वाला हेक्सागोनल ग्लास यूज होता है जिसे कहते हैं टूरमेलिन। ओके, इस ग्लास को टूरमेलिन कहते हैं। इस ग्लास के अंदर एक छोटी सी एक्सिस होती है, उसे पोलराइजेशन एक्सिस या फिर पोलराइड एक्सिस भी कहते हैं। ओके, उस एक्सिस के अंदर से ही लाइट बाहर निकल सकती है, बट किसी भी एक डायरेक्शन वाली। सोचो यहाँ पे ये रिस्क करने। ओके, फिर से देखते रहे ना, पोलराइजेशन एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहले मेरे पास है सारी डायरेक्शन वाली लाइट। जैसे ये लाइट ये टूरमेलिन में से बाहर निकलेगी, सिर्फ ये वाली डायरेक्शन, देखो ये अभी मेरी जो पोलराइजेशन एक्सिस है, अभी जो ये मेरी पोलराइजेशन वाली एक्सिस है वो ऐसे वर्टिकल है, तो ये लाइट यहां से जाने के बाद यहां से बाहर निकलेगी, तब सिर्फ ये वाली लाइट जो है यहां से बाहर निकलेगी, बाकी सारी लाइट को टूरमेलिन एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये क्या हो गया, नॉन पोलराइज लाइट में से यहां पे पोलराइज लाइट मिल गई, तो इसे कहते हैं पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन करने वाले ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, टूरमेलिन। ओके, इस कंपोनेंट को टूरमेलिन कहते हैं। क्लियर है? उसके अंदर हेक्सागोनल होता है वो शेप में, और उसके अंदर एक एक्सिस होती है जिसे पोलराइजेशन एक्सिस कहते हैं। उसके अंदर से लाइट पास हो सकती है, बाकी सारी लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी टूरमेलिन के अंदर। क्लियर? तो इसे पोलराइजेशन कहते हैं। अब अगर मुझे इसकी जगह ये वाली एक्सिस चाहिए, ये वाली एक्सिस वाली लाइट चाहिए, तो टूरमेलिन को थोड़ा टिल्ट करके रख दो, टूरमेलिन को थोड़ा टिल्ट करके रख दो, तो अब ये भी एब्जॉर्ब हो जाएगी। बट ये जो टिल्टेड है लाइट, ये टिल्टेड लाइट है, वो ऐसे इस तरीके से बाहर निकल जाएगी। नीचे बाहर निकलेगी ऐसा नहीं है, स्ट्रेट ही देखो। लेना है तो ले लो स्क्रीनशॉट, इरेज करके फिर से देखो। ये मेरी एक्सिस है। अब लाइट की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन यही है, तो क्या होगा पता है, यहां से ये लाइट आ रही है। अब मुझे पता है ये लाइट इसके पैरेलल है, तो यहां से क्या होगा पता है, ये वाली लाइट जो है इसके अंदर से पास थ्रू हो जाएगी थ्रू आउट, और सारी दूसरी चीजें उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होगा कि इंक्लाइन होकर लाइट बाहर निकलेगी, लाइट तो स्ट्रेट ही बाहर निकलेगी। बट अब जो मेरी पोलराइजेशन जिस डायरेक्शन में रखी हुई एक्सिस, उस डायरेक्शन की लाइट बाहर निकलेगी। अब तो बेसिक क्लियर हो गया पोलराइजेशन क्या है। अब देखते हैं उसके थ्री डिफरेंट इक्वेशन या फिर प्रिंसिपल। पहले मालस ने कुछ बात करी थी, फिर निकोलस ने कुछ बात करी थी, फिर ये आईएमपी बुस्टर ने कुछ बात करी थी। और मुझे लगता है टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, चलो फिर भी मैं कराऊंगा क्योंकि बाद में दूसरा लेक्चर नहीं क्रिएट करना है। आज हम इस चैप्टर को खत्म करने वाले। ओके, तो देखते रहना। सबसे पहले बात करते हैं मालस इक्वेशन की। तो मालस ने क्या एक्सपेरिमेंट किया पता है, उसने दो पोलराइजर लिए। इसे पोलराइजर भी कहते हैं, देखो वर्ड मिल गया मुझे, मेन वर्ड। इसे पोलराइजर भी कहते हैं। जो हमारा टूरमेलिन था ना, उसे पोलराइजर भी कहते हैं। उसने दो टूरमेलिन लिए, एक की वर्टिकल एक्सिस रखी। अब मुझे पता है यहां से आने वाली लाइट यहां से जा रही है, तो जब ये यहां से बाहर निकलेगी तब इसके अंदर क्या होगी, सिर्फ ये वाली लाइट। अब देखते रहना, उसने दूसरे पोलराइजर या फिर टूरमेलिन को इस डायरेक्शन में सेट किया। अब सोचो, अगर इसकी पोलराइजेशन एक्सिस इस डायरेक्शन में और ये अगर पैरेलल है तो फिर कैसे बाहर निकलेगी। बट अब देखना, जैसे ही ये लाइट यहां पे जा रही है, इस लाइट के हमें दो कंपोनेंट निकालने, एक कंपोनेंट एक्सिस की डायरेक्शन वाला एंड एक कंपोनेंट उसकी अपोजिट या फिर परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला। अगर ये मेरी लाइट है तो
तो क्या होगा पता है, ये मेरी मेन लाइट की थोड़ी बहुत कम लाइट, अगर ये एंगल थीटा है, इफ दिस इज माई एंगल थीटा, देन ये मेन लाइट जो थी उसकी एक्सिस की डायरेक्शन का थोड़ा बहुत, अगर मैं ये डॉटेड लाइन दिखा रहा हूं तो समझो कि इसमें से थोड़ी बहुत कम इंटेंसिटी वाली लाइट बाहर निकल रही है और बहुत सारी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, क्योंकि टूरमेलिन की ये एक्सिस जो है वो मेरी पैरेलल एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल थीटा के ऊपर है। अगर ये कुछ ना कुछ एंगल थीटा है, देन इसके अंदर से जो बाहर निकलने वाली लाइन थी वो थोड़ी बहुत कम इंटेंसिटी के साथ बाहर निकल रही है। क्लियर? नाउ ध्यान से देखना, यहां पे मैं आई की बात करूं, आई इज इक्वल टू फॉर्मूला थी आई 0 cos स्क्वायर थीटा, या फिर आई 0 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, कुछ तो थी। कैसे डिराइव करें? चलो, यहां से यहां पे मिलने वाली फर्स्ट इंटेंसिटी, उन दोनों के बीच का एंगल 0, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो इंटेंसिटी यहां पे जो मिलेगी वो आई 0। अब ये वाली इस इंटेंसिटी में से सिर्फ ये कंपोनेंट बाहर निकल रहा है, तो आई 0 का cos थीटा कंपोनेंट, आई 0 का cos थीटा कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा मेरा आई 0 cos थीटा एंड ये हो जाएगा मेरा आई 0 sin थीटा। मैं पहले डिराइव कर रहा हूं, मुझे नहीं पता आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो कोई नहीं, देखते रहना। अब मुझे मिलेगा सिर्फ आई 0 cos थीटा, तो ये होना चाहिए आई 0 cos थीटा, बट मेरे दिमाग में नहीं चल रहा, आई 0 cos स्क्वायर थीटा होता है। तो चलो, अभी जो मुझे मिला वो यही है, आई इज इक्वल टू आई 0 cos थीटा। ओके, cos स्क्वायर थीटा क्यों नहीं हो रहा, बट होना ही चाहिए। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के ऊपर से मिलती है ना। चलो चलो चलो, कुछ ना कुछ आया आया दिमाग में आया, देखते रहना देखते रहना। यहाँ पे मिलने वाली एम्पलीट्यूड E0, देन माई इंटेंसिटी वॉज E0 स्क्वायर, और उससे हम I0 से भी डिनोट करते हैं, देन I इज इक्वल टू I0 या फिर E0 स्क्वायर। तो यहाँ पे मिलने वाली इंटेंसिटी नहीं, यहाँ पे मिलने वाली एम्पलीट्यूड E0 cos थीटा, और ये हो जाएगी E0 sin थीटा। देन मुझे लास्ट में जो यहाँ पे इंटेंसिटी मिलेगी वो है E0 cos थीटा, देन उसका स्क्वायर, तो अभी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ओके, E0 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 0, E0 स्क्वायर इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा 0 हो गया। इक्वेशन ऑफ मालस मैंने डिराइव कर लिया। चलो अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखना। ये मेरी लाइट थी, इसके अंदर से अभी क्या हो रहा था, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे जो आई लाइट बाहर निकली, तो ये मेरी फर्स्ट में से जो मेन 100% इंटेंसिटी वाली लाइट, ध्यान से सुनना, एक्चुअली में ये लाइट 100% इंटेंसिटी वाली है, उसमें से सिर्फ एक डायरेक्शन में 100% बाहर निकलने वाली लाइट ये है। ये सारी डायरेक्शन में 100% है, उसमें से किसी भी एक डायरेक्शन में 100% लाइट निकलने वाली डायरेक्शन में निकलने वाली लाइट को हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, और उसकी एम्पलीट्यूड है उसे मैं E0 से डिनोट कर रहा हूँ। ये जो एम्पलीट्यूड है वो इस लाइट की वेव की एम्पलीट्यूड है E0। अगर वेव की एम्पलीट्यूड E0, देन उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, एम्पलीट्यूड स्क्वायर E0 स्क्वायर। और प्राइमरी जो पहली बार मिल रही 100% इंटेंसिटी, उसे इसीलिए उसे मैं I0 से भी डिनोट करता हूँ, तो I इज इक्वल टू मेरी I0 हो गई, यहाँ पे मिलने वाली इंटेंसिटी। नाउ इस एम्पलीट्यूड का सिर्फ E0 cos थीटा कंपोनेंट ही बाहर निकल रहा है, sin थीटा कंपोनेंट एब्जॉर्ब हो रहा है। तो अब जो सेकंड टूरमेलिन के बाद जो मुझे इंटेंसिटी मिलेगी वो है मेरी E0 cos थीटा। तो अगर सॉरी एम्पलीट्यूड मिलेगी वो है मेरी E0 cos थीटा, तो इंटेंसिटी चाहिए तो E0 cos थीटा की स्क्वायर, तो E0 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, E0 को तो हम I0 से डिनोट करते हैं, देन माय I इज इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा। तो ये जो इक्वेशन है, ओह शायद अलार्म बज रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी मॉम को लेने जाने का टाइम हो रहा है, इसीलिए मैं थोड़ी जल्दी कर रहा था। I इज इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा। तो ये हो गई मेरी इक्वेशन, ये मेरी जनरल इक्वेशन है पोलराइजर या फिर टूरमेलिन में से निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी मेजर करने की। वो इक्वेशन मालस ने दी थी, इसीलिए उसे मालस इक्वेशन कहते हैं। देखो यहाँ पे I इज इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा, अगर यहां से ही डायरेक्टली बाहर निकल रही है तो एक्सिस के साथ लाइट का एंगल क्या है अभी 0, एंड cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो cos 0 वैल्यू 1, तो यहाँ पे इंटेंसिटी क्या मिलेगी, I इज इक्वल टू I0। यहाँ पे अगर 45 डिग्री पे फर्स्ट टूरमेलिन से सेकंड टूरमेलिन मैंने 45 डिग्री पे रखा हुआ है, तो यहाँ पे बाहर निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी क्या है, तो cos 45 की वैल्यू 1/√2, उसका स्क्वायर 1/2, तो यहाँ से जो इंटेंसिटी मिल रही थी उसकी हाफ इंटेंसिटी मिलेगी। एग्जाम में बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं, 2 टूरमेलिन, 3 टूरमेलिन, 5 टूरमेलिन, आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ से मिलने वाली इंटेंसिटी के बाद लास्ट में कितनी इंटेंसिटी मिलेगी। क्लियर हो रहा है? तो इक्वेशन क्या है, I इज इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा।
अब सेकंड बात कर ले, थोड़ा स्पीड से जाएंगे। निकोलस प्रिज्म। तो निकोलस प्रिज्म क्या बता, उसने दो प्रिज्म को ज्वाइन कर दिया। एक कुछ ना कुछ था, मुझे उसे क्या कहते हैं, मुझे अभी रिमेम्बर नहीं हो रहा है। मैंने बताया ना, आज मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं करी है। जो भी मैंने पिछले साल या फिर आगे पढ़ा था वही रिमेम्बर कर करके सारी चीजें मैंने से रख दी। थोड़ा बहुत प्रिज्म को टिल्ट करते हैं। पता चल रहा है दो प्रिज्म है, इसके बीच में कुछ ना कुछ उसने रखा था। ये जो है ना वो एडहेसिव होता है, उस एडहेसिव को कुछ ना कुछ कहते हैं। नहीं आ ही नहीं रहा है, चलो कोई नहीं। तो क्या होता है बताए, यहां से जो लाइट है ना, अब लाइट की मैं दो डायरेक्शन वाली लाइट दिखाऊंगा। एक है ये वाली और एक है डॉट। तो ये जो लाइट है ना वो मेरी इस प्लेन को पैरेलल है। अगर मैं इस डायरेक्शन में दिखा रहा हूं तो ये मेरी लाइट जो है वो मेरे इस प्लेन को पैरेलल है। और अगर मैं डॉट से डिनोट कर रहा हूं तो ये जो लाइन है ना अभी परपेंडिकुलर है, अंदर बाहर वाली डायरेक्शन। तो क्या होगा, डॉट है वो परपेंडिकुलर, ये जो है वो पैरेलल। तो उसने कुछ ना कुछ एडहेसिव यूज किया और ये वाली लाइट इस प्रिज्म में से जाने के बाद एडहेसिव के बाद ये पैरेलल लाइट स्ट्रेट डायरेक्शन में चली गई, कुछ भी या फिर थोड़ा बहुत रिफ्रैक्शन होने के बाद चली गई। एंड ये जो डॉटेड वाली लाइन थी ना वो कहीं और चली गई। यही बस एक थियरी थी, यही एक थियरम था निकोलस प्रिज्म के ऊपर। बस एक वर्ड आपको इसके अंदर याद रखना था, ये एडहेसिव। इसका नेम है ना कभी कभी जनरल बोर्ड के एग्जाम में या फिर कभी कभी आ जाता, वो जेडबल नीट में नहीं आएगा। और ये इसका नेम क्या है वो मैं आपको बाद में देख के बता दूंगा क्लास ग्रुप के अंदर। मुझे पूछना, कोई पूछो तो मुझे रिमेम्बर होता है बाद में, नहीं तो नहीं रहता याद। ओके, तो ये वाली लाइट की बात हो गई। ओके, निकोलस प्रिज्म याद रहेगा। निकोलस प्रिज्म में कुछ ना कुछ किसी कंट्री का नाम है, अमेरिकन कुछ ना कुछ तो नाम है, मुझे अभी नहीं रिमेम्बर हो रहा है। उसने जो ये उसकी वजह से उसने दो डिफरेंट डायरेक्शन वाली जनरल नॉन पोलराइज लाइट को पोलराइजेशन लाइट में किसी डिफरेंट डायरेक्शन में निकाला, डिफरेंट पोजीशन पे निकाला। क्लियर हो रहा है। अब बात करते हैं बूस्टर्स लॉ की। बूस्टर्स लॉ मोस्ट टाइम लॉ, ध्यान से देखना। बूस्टर्स लॉ के अंदर रिफ्लेक्शन से जो होता है ना, उसके अंदर पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। तो यहां पे सोचो एक और मीडियम है, ये कोई और मीडियम है, बाहर वाला कोई और मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, ये रेरर मीडियम है। यहां से आने वाली लाइट इसके पास कौन सी डायरेक्शन, मैं कौन सी दो डायरेक्शन में लाइट दिखा रहा हूं अभी, ये नॉन पोलराइज लाइट है। तो क्या होगा पता है, इसके अंदर से जो ये परपेंडिकुलर लाइट है ना उसे सिग्मा कंपोनेंट भी कहते हैं, और ये जो कंपोनेंट है उसे पाई कंपोनेंट भी कहते हैं। ध्यान से सुनना, ये लाइट के परपेंडिकुलर कंपोनेंट को सिग्मा कंपोनेंट और पैरेलल कंपोनेंट को पाई कंपोनेंट भी कहते हैं। और उसमें से ये डायरेक्शन हमने ये तो देखा था कि ये मेरा एंगल इंसिडेंट एंगल, तो ये भी मेरा एंगल सेम टू सेम होगा, इसे मैं थीटा पी से डिनोट करूंगा। चलो पहले फिगर ड्रॉ कर लेता हूं, इसीलिए बीच में आपको जो एक्सप्लेन कर रहा हूं उसमें डिस्टर्बेंस ना हो। ध्यान से सुनना, क्या हो रहा था पता है, यहां से एक जनरलाइज लाइट आ रही थी, उसमें से थोड़ा बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन होके बाहर जा रही थी और बहुत सारा अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन होके नीचे आ रही थी। तो ये रिफ्लेक्शन एंगल आर। तो एक तरीके की जनरल इक्वेशन है कि ऐसे ही कभी भी अगर आप किसी एंगल पे अगर ये वाली चीज करोगे ना रिफ्लेक्शन में, और अगर आप वेव ऑप्टिक से देख रहे हो तो यहाँ पे सिर्फ 15% ऑफ सिग्मा कंपोनेंट या फिर परपेंडिकुलर कंपोनेंट रिफ्लेक्शन होगा और बहुत सारा 85% ऑफ सिग्मा कंपोनेंट एंड 100% ऑफ पाई कंपोनेंट रिफ्लेक्शन में चला जाएगा। तो फिर क्या करना है, उसने उसे मीडियम चेंज करते करते एंगल चेंज करते गया बूस्टर, और उसने देखा एक टाइम ऐसा आएगा जब ये एंगल मेरा 90 डिग्री हो जाएगा। जब मेरी रिफ्लेक्शन लाइट और मेरी रिफ्रैक्शन लाइट के बीच का एंगल जब 90 डिग्री होता है तब मेरे इंसिडेंट एंगल का tan थीटा p जो होता है वो n हो जाता है, एंड तब इसके अंदर 100% सिग्मा कंपोनेंट होते हैं। 100% सिग्मा कंपोनेंट मीन्स व्हाट, 100% ये वाली लाइट जो है उसमें ये वाली लाइट और ये वाली लाइट 100% दोनों लाइट में
वो क्या हो गया, पोलराइजेशन हो गया। इसमें सिर्फ सिग्मा कंपोनेंट है, सिर्फ एक डायरेक्शन वाली लाइट, इसमें सिर्फ पाई कंपोनेंट है, सिर्फ एक डायरेक्शन वाली लाइट। तो यहाँ पे मैं क्या बात कर रहा हूं, अब जब रिफ्लेक्शन लाइट एंड रिफ्रैक्शन लाइट के बीच का एंगल जब 90 डिग्री होगा तब 100% पोलराइजेशन होगा, और तब मेरे इंसिडेंट एंगल का 10 इज इक्वल टू मेरे सेकेंड मीडियम का रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n होगा। क्लियर? उसने दो बातें बताई, उसे ही बुस्टर्स लॉ कहते हैं। बुस्टर्स लॉ इज इक्वल टू जब इसी टाइम नहीं, इसीलिए बुस्टर्स लॉ क्या है, जब मेरी रिफ्लेक्टिंग रे एंड रिफ्रैक्टिंग रे के बीच का एंगल 90 डिग्री है तब मेरा पोलराइजेशन 100% होता है, एंड उस टाइम पे मेरे इंसिडेंट एंगल का 10 इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिव एंगल एन। चलो मुझे प्रूफ देना है, मैंने बताया था हर एक इक्वेशन की प्रूफ लाएंगे हम लोग। चलो ये प्रूफ बहुत ही इजी वन है। देखो थीटा पी 90 डिग्री आर, और यहां से यहां तक एंगल क्या होता है 180 डिग्री। तो देखो मैं अगर मैं ये लिखूं थीटा पी प्लस 90 डिग्री प्लस आर, देन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। देन व्हाट इज माय आर, देन आर इज इक्वल टू 180 माइनस 90, 90 थीटा पी माइनस देन माइनस थीटा पी। तो आर इज इक्वल टू व्हाट 90 माइनस थीटा पी। अब अप्लाई कर दो स्नेल्स लॉ, देन माय n1 sin थीटा पी इज इक्वल टू n2 sin थीटा sin r। ये तो पता है ना, ये और ये दोनों सेम होता है। देन n1 sin थीटा p इज इक्वल टू n2 sin थीटा r, और इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से डिनोट किया था, और इसे n, तो यहाँ पुरानी वाली इक्वेशन को छोड़ के नई वाली n1 और n2 दोनों लेने देते। अभी हम नहीं मान के चलते हैं कि ये एयर मीडियम है, कुछ ना कुछ मीडियम है तो उसका कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 होगा, तो n1 को रहने देते, n1 1 नहीं करना। अगर n1 1 कर देंगे तो ये इक्वेशन आएगी, अगर n1 को रहने देते तो n2 बाय n1 होगा। देखते रहना n1 sin थीटा p n2 sin थीटा r, बट sin थीटा r की जगह पे तो 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हो। देखते जाओ sin थीटा p अपन sin थीटा p माइनस 90 माइनस थीटा p इज इक्वल टू n2 बाई n1 इज इक्वल टू n2 अपन n1। ये तो क्लियर हो गया ना। अब 90 माइनस थीटा p इज इक्वल टू cos थीटा p, क्लियर है ये तो। यहाँ पे होता है 90 डिग्री, 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, देन ऑल इज टीसी के अकॉर्डिंग सॉरी साइन थीटा यहाँ पे रहने दे दो पहले। तो अब 90 माइनस करूंगा तो मैं cos थीटा भी मुझे मिलेगा, तो मैं कहां पे लिखूं इसे, यहाँ पे लिखता हूं, देखते रहना साइन थीटा पी अपन cos थीटा पी इज इक्वल टू n2 बाई n1, एंड साइन थीटा अपन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा पी इज इक्वल टू n2 बाई n1। तो ये जो बूस्टर्स लॉ है उसकी इक्वेशन है tan थीटा पी इज इक्वल टू n2 बाई n1। तो अब हम बूस्टर्स लॉ को कैसे डिनोट करेंगे, जब ध्यान से सुना, जब मेरी इंसिडेंट एंगल इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टिंग रे के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तब मेरा इंसिडेंट एंगल का 10 वो मेरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम हो जाएगा। n2 1 भी लिख सकते हो इसे। क्लियर हो रहा है? और कैसे हो रहा है ये मैंने कैलकुलेशन थोड़ी दिखाई थी। r इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा पी, स्नेल्स लॉ, 90 माइनस थीटा पी इज इक्वल टू cos थीटा पी, sin थीटा पी अपन cos थीटा पी इज इक्वल टू n2 बाय n1। हर पुरानी बुक में हर एक इक्वेशन में फर्स्ट मीडियम में उसे एयर कहते हैं, इसीलिए वहां पे n लिखा हुआ है। और ये पता चलेगा ना पैरेलल कंपोनेंट को पाई से और नॉर्मल लंब कंपोनेंट को सिग्मा से डिनोट करना है। चलो बाय बाय, मुझे नोट्स भेजना, लास्ट तक लेक्चर देखा है तो अपने नेम्स लिख देना, एंड नोट्स कॉपी मत करना भाई, अब समझ जाओ। और आज का लेक्चर ये है, बहुत इंपॉर्टेंट था आपके जेडेबल नीट के लिए, और कभी बाहर भी काम लगेगा जब भी आगे पढ़ोगे तो। ओके चलो बाय बाय।